क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इसको मानने से इनकार कर दे? और ये कोई राज चलता हुआ इंसान नहीं है, गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलने वाला इंसान नहीं है, ये हुकूमत में है, इक्तदार में जो इस वक्त है वो लोग हैं। क्या उसको तस्लीम करने से इनकार कर सकते हैं? खुद कह के बाइकआउट करना, इसका मतलब क्या है कि आप प्रोसीडिंग से खुद भाग रहे हैं। वैसे तो यहाँ यकतरफा कार्रवाई भी, एक्स पार्टी कार्रवाई भी अगर हो, पार्टी ऑर्डर जो होता है दैट इज एनफोर्सेबल। फैसला आ गया है तो फैसले में डायरेक्शन है, इनको थोड़ा कोई होनी है ना पीडीएम को, फैसले में तो डायरेक्शन होनी है सरकार को। बॉयकॉट करने का वजह तो खैर सबके सामने ही है, इसका हासिल हुसूल होगा कुछ? जब आइन की सबवर्शन होगी तो आर्टिकल 4 और 5 और उसके पिनल कॉन्सिक्वेंसेस आर्टिकल 6 में बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बात है कि ये लोग जब ये सब कुछ करने जा रहे हैं तो इन्होंने अपना माइंडसेट बनाया हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब, ब्रेक के बाद खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। आज बड़ा हैपनिंग वाला दिन था, काफ़ी खबरें हैं, क्योंकि आज इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ और हैरत अंगेज तौर पर जो बात निकल कर सामने आई वो ये कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत चल रही है पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से, उसका हम बॉयकॉट करते हैं। और उसकी फिर नवाज शरीफ साहब ने तौसीक भी कर दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ऑप्शन मौजूद है कि आप किसी भी समाअत का या वर्डिक्ट का बॉयकॉट कर दें, और लेट सपोज अगर आपके अगेंस्ट आ जाता है तो बॉयकॉट का क्या मतलब होगा? क्या आप उसको तस्लीम नहीं करेंगे? और फिर अदालत ने जो अपने अहकामात जारी किए होंगे, जो मंदरजात जारी किए होंगे, आप उस पर अमल भी नहीं करेंगे? ये एक अहम सवाल है। थोड़ी देर पहले खान साहब ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि जनाब अगर तस्लीम ना किया गया, आइन को सही से नहीं माना गया, तो फिर हम सड़कों पर आएंगे। यानी एक बार फिर से उन्होंने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने उस वक्त किया है कि जनाब कि अगर इस चीज को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो मामला आगे किस तरह से बढ़ेंगे, कुछ कानूनी पहलों पर नजर डालेंगे। चौधरी इश्तियाक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उनसे मजीद बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपका। आप सुनाएं? ठीक है जी, अल्लाह का एहसान है सर, करम है मालिक का। अजहर साहब ये बताइएगा, मुझे ये बात समझ नहीं आई और आप बेहतर तरीके से मुझे समझा सकते हैं, माहिर कानून है सर, खान साहब की वकालत आप करते हैं। ये बताइएगा, लेट सपोज अगर फैसला जो भी आता है लेकिन हक में आता है या अगेंस्ट में आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इसको मानने से इनकार कर दे? और ये कोई राज चलता हुआ इंसान नहीं है, गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलने वाला इंसान नहीं है, ये हुकूमत में है, इक्तदार में जो इस वक्त है वो लोग हैं। क्या उसको तस्लीम करने से इनकार कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया सलमान। खुद कह के बाइकआउट करना, इसका मतलब क्या है कि आप प्रोसीडिंग से खुद भाग रहे हैं। वैसे तो यहाँ यकतरफा कार्रवाई भी, एक्स पार्टी कार्रवाई भी अगर हो तो एक्स पार्टी ऑर्डर जो होता है दैट इज एनफोर्सेबल। तो यहाँ तो बात ही कोई नहीं, यहाँ तो आप चैलेंज करने लगे हैं। और वैसे भी मैं हैरान इस बात पे होता हूँ, ये पीडीएम की हुकूमतें पार्टी कब थी? ये तो कभी भी पार्टी नहीं है। इसमें पीडीएम में कोई सियासी जमात नहीं। इवन मैंने एक और आईनी दरखास्त दायर की हुई है शेख रशीद साहब की तरफ से, वो भी नहीं है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सब्तैन वगैरह जो स्पीकर वगैरह उनकी दरखास्त सुनी जा रही है। अच्छा चले जो खुश फहमी है जी। अच्छा जी, अटॉर्नी जनरल साहब वफाक को रिप्रेजेंट करते हैं, वो नहीं पे, वो आएंगे, आकर बताएंगे। वो अगर पेश नहीं होते हैं तो अदालत उन्हें मजबूर कर सकती है, भाई ये आपके जिम्मे 2 काम लगाए थे। किधर है वो अपना वजीर सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दाखिला, दोनों को बुलाया हुआ अदालत ने। तो अगर ये ना भी आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ब्यूरोक्रेसी जो है, जो एग्जेक्टिव है, उन्हें पेश होना पड़ेगा। अगर वो पेश नहीं होंगे तो तौहीन अदालत में आएगा। और दूसरी बात है कि इलेक्शन कराने में तो आगे किरदार आ गया ना निगरान हुकूमतों का। दोनों निगरान, पंजाब की हुकूमत और केपीके की, दोनों आजाद और खुद मुख्तार। उन पर किसी सियासी अगर वो नहीं पे, वैसे तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो बी टीम है पीडीएम की, लेकिन अगर वो नहीं पेश होती इसका मतलब है आपको कोई शक नहीं है, अब कोई आवाम नहीं रहा आपको तो उनकी हुकूमत फारग हो गई। तीसरा जो अहम किरदार है वो है इलेक्शन कमीशन का। सही है। अब इलेक्शन कमीशन बाइकआउट करने का कह ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन तो एक आईनी इदारा है, उसको तो हर हालत में इलेक्शन इसने कराने हैं। अब वफाकी है। सर मैं बेसिकली मैं समझना आपसे ये चाह रहा हूं, मैं ये मुझे, क्योंकि अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही सिचुएशन, मैं आपसे समझना ही चाह रहा हूं सर, ये बॉयकॉट का मतलब होगा क्या? बॉयकॉट तो भाई हम मानते ही नहीं है ना, और लेट सपोज अगर फैसला आ जाता है तो फिर ये क्या करेंगे सर? देखिए ना, फैसला आ गया है तो फैसले में डायरेक्शन है, इनको थोड़ा कोई होनी है अपना पीडीएम को। फैसले में तो डायरेक्शन होनी है सरकार को, स्टेट को होनी है।
और स्टेट जो है वो रन करती है। डेफिनेटली उनके इंचार्ज वजीर वगैरह ही होते हैं, लेकिन वो तो इंतजामिया के जिम्मे आनी है, और इंतजामिया में आपकी ब्यूरोक्रेसी है। अदालतों ने तो वजीर को थोड़ा कहना होता है काम करने के लिए, अदालतें तो कहती हैं जो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत काम कर रहे होते हैं वो आपकी मुतलका डिवीजन होती है, वो सेक्रेटरी खजाना है और सेक्रेटरी दाखिला है। यानी सेक्रेटरी खजाना को इसलिए बुलाया गया था, जो पैसे का कह रहे हैं 20 अरब का, वो 20 अरब आपने खुद देख लिया कि 10 अरब का तो वो लैपटॉप आ गया, और ये मुफ्त रोटियां जो तकसीम करते फिर रहे हैं वो तकरीबन को 100 अरब के करीब हम सुन रहे हैं, 90 अरब का डेवलपमेंट सुन रहे हैं। और लास्ट डेट पे भी कहता है कि स्टेट बैंक कंसोलिडेटेड फंड पैसे वो रखता है, तो स्टेट बैंक को डायरेक्शन दी जाएगी, पैसे आ जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास। और हाँ, दूसरा आएगा दाखिला को, यानी मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए वफाकी हुकूमत के जरिए पाकिस्तानी फौज के हवाले से या रेंजर्स के हवाले से कह रहा है, वो भी डायरेक्शन जो आएंगी वो डायरेक्शन भी मानना पड़ेंगी। और इमरान खान साहब ने और जो सब लोगों ने, इन्होंने तो अपना जो काम करना था, मिसाल के तौर पर उनकी जमात इस्लामी से राब्ता हो गया, MQM से राब्ता, वो तो राब्ता कर रहे हैं, लेकिन तो 13 सियासी जमातें ये कोई अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा नहीं कर रही है। एक और बात में आपके जब चले अभी चूंकि ज्यादा एक ही लम्हे में मैं सारा आपके आपके सामने नहीं रखना चाहता। अगला मामला जो है, जो कहा जा रहा है कुछ इमरजेंसी लगाने का, क्या वो, या मिसाल के तौर पर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने का, वो दिन में ख्वाब देखना अच्छी बात है, वो अगर कहेंगे मैं भी जवाब देता हूं। कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं तफसीली बता देता हूँ आपको, अगर आप इजाजत देंगे मैं बात कर देता हूँ। देखिए, पहली तो बात है कि ये इमरजेंसी लगाना है। अच्छा ये इमरजेंसी लगाने का शोर छोड़ा गया। आइन का आर्टिकल 232 से 234-35 तक पढ़ लें, उसमें सदर पाकिस्तान का किरदार है कि मुल्क की मशीनरी काम नहीं कर रही है तो पहले अगर मिसाल के तौर पर आना है तो सदर पाकिस्तान तक रिपोर्ट जानी है, गवर्नर मुतलका सूबे का रिपोर्ट भेजेगा, वो देखेगा, सेटिस्फाई होगा तो इमरजेंसी लगेगी। मालियाती इमरजेंसी लगाने के लिए भी ना ऐसे कोई हालात है ना ऐसी कोई बात है। वो मालियाती इमरजेंसी अगर लग भी जाएगी तो उसे बाकी काम नहीं रुकते, लेकिन यहाँ लग नहीं सकती है वो, जो कि सदर की पोस्ट जो बहुत अहम है। अगली बात आती है, जो कहा जा रहा है, जो ख्वाब इनका कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए जजेस भाई आप ले आए, आपको रोका किसी ने? आपको रोका किसी ने? अगर ये करेंगे तो फिर बात दूसरी तरफ जाएगी, फिर बात आप खुद सीरियस होकर ले रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि 2 मेंबर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच, 3 मेंबर बेंच जो, जिसमें एक ने तो डाइसेंट नोट दिया है, जस्टिस काजी फायज और जस्टिस अमीनुद्दीन ने 5 मेंबर बेंच का फैसला जो मास्टर ऑफ द रोस्टर के हवाले से है और जो सुओ मोटो के हवाले से है, उसके खिलाफ वर्जी की है। PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 306, और आप कभी भी साहब के रास्ते बंद नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो ये करना पड़ेगा तो जो बाकी जजेस है जिन्होंने जो बैठ के यहाँ जो बातें हो रही हैं, तो फिर तो ये चैप्टर और खुलेगा, फिर तो वो मसाइल और रहेंगे। लेकिन उनके फिर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल कर देने से अदालतें काम नहीं रोकेंगी, और उसका तो तरीकाकार ये, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब बैठेगी तो फिर इस बात का फैसला करें। ठीक है सर, मैं ये चौधरी साहब से भी जरा बात कर लूं। चौधरी साहब, सर ये बताइएगा, ये सवाल मैंने जो अजहर सिद्दीक साहब से किया था, सर ये बॉयकॉट करने का वजह क्या? वजह तो खैर सबके सामने ही है, इसका मकसद भी सबको पता है, इसका हासिल हुसूल होगा कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि PDM ना तो पार्टी है इस पिटीशन के अंदर। इस पिटीशन के अंदर पार्टी हैं इलेक्शन कमीशन, इस पिटीशन में पार्टी हैं फेडरल गवर्नमेंट। अब फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। अटॉर्नी जनरल साहब ने परसों अपने आर्गूमेंट शुरू किए। उन्होंने जो आर्गूमेंट्स किए उसी में से बेंच ने उनके सामने सर्टेन क्वेश्चन पुट किए और डायरेक्ट किया कि वजीर अपना सेक्रेटरी इंटीरियर और सेक्रेटरी फाइनेंस ये कोर्ट में हो। अब जब वो कोर्ट में नहीं होंगे, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट के वुज़रा ने आज या वजीर आजम पाकिस्तान ने, जिन्होंने आइन के तहत ओथ लिया हुआ है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का ओथ लिया हुआ है, वुज़रा ने आइन के मुताबिक ओथ लिया हुआ है। जब वो उस ओथ की वायलेशन करेंगे तो वो आइन की वायलेशन करें, और आइन की एब्रोगेशन नहीं है, ये सबवर्शन है। जब आइन की सबवर्शन होगी तो आर्टिकल 4 और 5
और उसके पिनल कॉन्सिक्वेंसेस आर्टिकल 6 में। बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बात है कि ये लोग जब ये सब कुछ करने जा रहे हैं तो इन्होंने अपना माइंडसेट बनाया हुआ है। ये कुछ नया इस मुल्क में तमाशा लगाना चाहते हैं, और जो इन्होंने सज्जाद अली शाह के दौर में लगाया था, ये बिल्कुल उसकी तैयारी में, और इसका इनको बहुत बहुत खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक वक्त गुजर गया है और अब जो है जुडिशियल एक्टिविज्म की बात है, और अदालतें अगर फैसला देती हैं तो उसको इम्प्लीमेंट अगर नहीं किया जाएगा तो अदलिया को वो इम्प्लीमेंट करवाना भी आता है, और पाकिस्तान के वकला अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं और किसी भी ऐसी सिविल ताले आजमा को ऐसा कोई अमल नहीं करने देंगे जिससे इस मुल्क में अनारकी फैले, जिससे इस मुल्क में एक नई राह हमवार की जा रही हो। इसका डट कर मुकाबला करेंगे। पूरे पाकिस्तान की वकला तंजीमों ने लाहौर में जो कन्वेंशन लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने करवाया था, उसके अंदर रेजोल्यूशन पास की है, और उस रेजोल्यूशन के मुताबिक तमाम वकला तंजीमें जो हैं वो साथ खड़ी हैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ। अभी तो फैसला आया नहीं है, अभी तो फैसला आना है, और जब ये फैसला आएगा और इसको जो कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेगा फिर उसको अपने पीनल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। और क्या हो सकते हैं सर वो? मैं बता देता हूं जी। उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इन तमाम लोगों को जो डिफायंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स कर रहे हैं, इन तमाम लोगों को कंटेम्प्ट में फारिग किया जा सकता है। उसके साथ साथ इनके खिलाफ आइन से बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाता है। अच्छा सर, मैं अगर प्रिसाइजली आपसे पूछ लूं, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, आपने खुद कहा हुकूमत फरीक नहीं है, लेकिन अगर जाहिर सी बात है नहीं मानेंगे, क्योंकि आज तमाम इत्तेहादी जमातों ने किया, इन तमाम इत्तेहादी जमातों के जितने भी सरबराह जो भी लोग थे उन सब पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। देखें, जिसको डायरेक्शन होगी, इंटीरियर मिनिस्ट्री को डायरेक्शन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को डायरेक्शन है, जिन को डायरेक्शन होगी कि कोर्ट के ऑर्डर्स को कंप्लाई विद करना है, जो उसकी डिफाइंस में जाएगा, दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, और वो पिनल कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको अर्ज कर दिए। और सबसे बड़ा अलमिया क्या है, जो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, कि हुकूमत वक्त एक फैसला कर रही है और उसकी तौसीक एक उस शख्स से ली जा रही है जो इस वक्त ना पार्टी का सरबराह है, वो एक कन्विक्ट पर्सन है, और वो अदालत में अंडरटेकिंग दे के गए हुए हैं कि जी मेरा इलाज हो जाता है तो मैं वापस आ जाऊंगा। इससे बड़ी बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ साहब ने लीबी के सामने अपनी अंडरटेकिंग दी बिल्कुल कि मैं इनको वापस लाने का पाबंद हूं, जब इनके बारे में डॉक्टर्स कहते हैं कि ये ठीक है, सही है, और अब इसमें किसी को अबहाम तो नहीं रह गया। ठीक है, अब अबहाम इसलिए नहीं है कि मैंने उस वक्त भी कहा था, उस कोर्ट के अंदर बतौर लॉ ऑफिसर मैं पेश हुआ था, तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था, एडिशनल अटॉर्नी जनरल के तौर पे मैंने वो केस किया था, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जो ब्लैंकेट इनको कवर दिया जा रहा है, तो कल को ये कहते हैं कि जी मैं तो अभी ठीक नहीं हूं, तो हाइड पार्क में जब के बर्गर खाते हुए नजर आएंगे तो फिर कौन इस चीज को सर्टेन करेगा? ठीक है, और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा इनको वापस? सही है, बिल्कुल। तो फिर उस वक्त उन्होंने ये अंडरटेकिंग दी थी आज के वजीर आजम साहब ने। क्या हुआ सर उस तो अंडरटेकिंग का? एक ओपन एंड शट केस है जिसके अंदर आज जो सुप्रीम कोर्ट के साथ करने की कोशिश की जा रही है, ना पाकिस्तानी कौम और खास तौर पे वकला बरादरी किसी भी शख्स को ऐसा कोई एडवेंचर करने की इजाजत नहीं देगी। इंशाअल्लाह अज़ीज हमें तहरीक चलानी पड़ी। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। सर ये अजहर साहब ये बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, समातें सुन रहे हैं, रिमार्क्स भी हमने सुने, तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। आपको लगता है ये
क्लियर फैसला है, जैसे हो सकता है कि भाई नहीं आपने कराने हैं और 30 आपने अप्रैल को ही इस इलेक्शंस करवाने। लेट्स सपोज अगर ये होता, या फिर ये होगा कि आप कंसेंसस से मामला सॉल्व कर लें। खान साहब ने कहा कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, तो आज मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जनाब बात तो होगी नहीं। शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस में कहते हैं कि जनाब बात नहीं होगी जब तक आवाम से माफी नहीं मांगी जाएगी। मतलब अब हुकूमत बात करने के मूड में तो नहीं है। अब अदालत ने जो एक ऑप्शन दिया था कि आप कंसेंसस कर लें, आपस में बैठ के बात कर लें, जो हीट अप टेम्परेचर हो रहा है उसको किसी हद तक कूल डाउन कर लें, लेकिन अब ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अब अदालत ये डिफाइन करेगी कि जनाब आपने कब इलेक्शंस करवाने, ऐसा ही होगा। सलमान, बदनीति क्या कहते हैं, बदनीति इसी को तो कहते हैं कि आपकी नीयत बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है। 1-2 मिनट चाहिए होंगे और मैं आपको जरा हुक्म सर, हुक्म। आपके पास भी फ्लोर ऑफ द हाउस है। अच्छा, मैं उस फ्लोर ऑफ द हाउस का फायदा उठाते हुए बात कह देता हूं कि ये फैसला, ये जो डाला हुआ है ना झगड़ा फुल कोर्ट का, आज मैं आवाम के सामने बता दूं कि 10 फरवरी को मैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट से चला आ रहा हूं, तो 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने, अकेले जज ने, जो आज फैसला आज भी मौजूद है, सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी कि पोल डेट दे, गवर्नर के साथ मुशावरत करके 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का फैसला हो चुका है लाहौर हाई कोर्ट का। एग्जैक्टली, बिल्कुल आइन में लिखा हुआ है 224A के अंदर। और फिर अगली बात अगर आप आते हैं तो 10 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी ने और आईजी ने अंडरटेकिंग भी दी थी जो इलेक्शन कमीशन, लेकिन जो कि इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है, और मैंने इस पे एक बड़ा तफसीली आर्टिकल भी लिखा है कि ब्लड एंड बाइस नजर आ रहे हैं, उनके नजर आ रहा है कि वो किस हद तक है। वहां क्या हुआ, सही है। 10 के बाद मुझे पता था ये इलेक्शन ही कराएंगे, मुख्तलिफ खत लिखे, सदर पाकिस्तान को सेक्शन 57 का लिखा, फिर एक आईनी दरखास्त दायर की जो 13 तारीख को आई समात के लिए। अदालत ने कहा वो अमल दरामद तो कर रहे हैं, मैंने वापस ले ली। 14 तारीख को मैंने तौहीन अदालत दरखास्त दायर की, तौहीन अदालत में नोटिस हो गया, और वो उसके बाद फिर मैंने दरखास्त दायर की जो 18 तारीख को 20 तारीख को समात के लिए आई, कि जिसमें जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर को मैं सामने आया कि सेक्शन 57 के तहत सदर पाकिस्तान इस मामले की पोल डेट दे दे, ये नहीं करना चाहती, और सदर पाकिस्तान ने उसी दिन ही जिस दिन नोटिस हुआ तो पोल डेट दे दी। उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट का जो जिक्र कर रहे हैं ना 2 जज साहिबान, उन्होंने शायद रिकॉर्ड नहीं देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील में हुकूमत वक्त और इलेक्शन कमीशन जानबूझ के वक्त ले रहे थे, और मैंने जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस की तो मैं सारा रिकॉर्ड मैंने लगा दिया है साथ। अल्टीमेटली क्या हुआ, 16 से 22 आई, 22 से 27 डेट आ गई, कुछ ना किया। ये रिकॉर्ड की बात है। 1 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया, क्या कहा कि गवर्नर डेट नहीं देना चाहता तो सदर पाकिस्तान जो है ना वो डेट दे देंगे। फिर ये सारी चीजें सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत की और डेट एक दी। उस डेट को फिर सदर ने फिर वो डेट फाइनल कर दी 30 अप्रैल की। और जो कुछ चीजें लगाई हैं बड़ी मजेदार है, वैसे आप ध्यान में रखिएगा। मुझे नजर आ रहा था कि ये नहीं करेंगे, मैंने एक नई आईनी दरखास्त दायर की जो 16 तारीख के लिए लगी, पहले अदालत के साथ 18 तारीख को दायर की मैंने, और 20 तारीख को लगी सिंगल जज के पास, और मैंने वो ये की कि ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते। 22 तारीख को डिवीजन बेंच, वही डिवीजन बेंच जिसके सामने ये मामला आया वो खत्म हो गया था, उसने मैंने को तकरीबन बताया कि यहाँ 144 लगाई जा रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, तो ये निगरान हुकूमत जो है ना ये बी टीम के तौर पर काम इलेक्शन नहीं कराना चाहती है, ये सारी इलेक्शन कमीशन नहीं कराना चाहते हैं। अदालत ने कहा आप एप्रीहेंशन पे आ गए हैं, खदशात पे आ गए हैं, मफरूजों पे आ गए हैं, और मेरी दरखास्त खारिज कर दी। उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन पोस्टपोन कर दी। और जो मजेदार बड़ी मजेदार है वो उसी में जिक्र करते हैं कि 8 तारीख को एक इजलास हुआ, तो 8 तारीख के इजलास में मुख्तलिफ बातें डिस्कस आई, तो 16 तारीख का धमाका 8 तारीख को तजवीज कर दिया। कमाल की बात है, लिखा हुआ है कि 16 का धमाका हो गया। इन्हें कोई ख्वाब आ गया, ये नजूमी बन गए, जैसे उन्होंने 8 का। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, यहीं से गुफ्तगू का शुरुआत करेंगे दोबारा से, क्योंकि एक ब्रेक मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जरदाज गुल साहिबा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। जरदाज साहिबा, आज जो सारी सूरत हाल डेवलप हुई है, किस तरह से देख रही हैं आप? ये इत्तेहादी जमातों ने कहा है कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं।
अच्छा, मुझे अभी तक, क्योंकि कई कानूनदानों से मैं भी बात कर चुका हूँ ट्रांसमिशन में, 10 बजे से हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, लतीफ़ कोसा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे समझ नहीं आया बॉयकॉट का मकसद क्या हो सकता है या इसके हासिल उसूल क्या हो सकते हैं। लेट सपोज कोई फैसला आता है, हम कहते हैं भाई हमने तो बॉयकॉट किया था, हम तो मानेंगे नहीं, ऐसा होगा? बस ये जो बेसिकली तो ये पोजीशन थी हमारी, हुकूमत तो हमारी थी, अवाम ने हम ही इलेक्ट किया था, लेकिन ये रात के अंधेरे में रजीम चेंज के जरिए अपने केसेस माफ करवाने की खातिर और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करवाने की खातिर ये लोग हमारे सर के ऊपर जो है वो सुपर पावर के तहत मिलते और जमीर फरोशी करके हमारे सर के ऊपर जो है वो चोरम बटोला मुसलत कर दिया गया। अभी वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो बड़ी मज़ाक़खेज़ होती है। देखिए, जो भी जमहूरी हुकूमत होती है या जो भी पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रही हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज का मकसद होता है इलेक्शन में जाना, अवाम से वोट लेना, एतमाद का वोट लेना बैलेट के जरिए और हुकूमत चलाना 5 साल के लिए। अभी आखिरी चंद महीने रह गए हुकूमत को, पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका है, पाकिस्तान का बड़ा गर्क हो चुका है। और जिस तरह कल और इससे पहले की भी बनाजर जो पाकिस्तान के अवाम ने देखे, वो इंतहाई तकलीफ दे कि कराची के अंदर आटे की लाइन में 11 जो है और इंक्लूडिंग खवातीन और बच्चे जो हैं 3 बच्चे शामिल थे उसके अंदर, बड़ा अफसोसनाक मरला, वो बहुत खौफनाक मंजर था, खौफनाक मंजर, बिल्कुल इंतहाई खौफनाक है कि हमारी जो है वो लोग आटे की लाइन में शहीद हो रहे हैं और वहाँ पे जो ये हुक्मरान हमारे सर के ऊपर बैठे हुए इलेक्शन से भागना चाहते हैं। ये भी दुनिया की सबसे मज़ाक़खेज़ जो है वो हुकूमत है जो अपनी सुप्रीम उसको कोर्ट को नहीं मानती है, अपनी ही जो सबसे बड़ा इदारा है जिसने कानून की तशरीह करनी है, जो सबसे मुक़्तदर इदारा है जिसने फैसले करने हैं, फैसला आने से पहले ही ये कहते हैं हम नहीं मानते, और उसकी सारी वजह क्या है कि इन्होंने इलेक्शन में नहीं जाना। तो मैं तो पहली बार कह चुकी हूँ कि इनके जमहूरी रवैये नहीं है, ये गद्दी नशीन है, इनकी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, इनकी पार्टियों में सिर्फ और सिर्फ इनके चाचे मामे भांजे भतीजियाँ बीवियाँ ही जो है वो किसी चीज़ के काबिल होते हैं, बाकी कारकुनान तो इनके होते ही नहीं है। फिर जहाँ तक हुकूमत की बात होती है, ये इलेक्शन के जरिए ने आना ही नहीं चाहते। आपने इनका गैर जमहूरी रवैया देख लिया कि किस तरीके से ये लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले कर, और ये भी दुनिया की पहली हुकूमत है जो अपनी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर रही है और कह रही है तराजू जो है वो बराबर करे। तराजू का मतलब ये है इनका कि अगर फैसला इनके हक में होगा तो ठीक है, लेकिन अगर फैसला अवाम के हक में होगा तो गलत है। यानी 22 करोड़ अवाम की नफी कर दें और ये चंद अशराफिया जो है इनकी हुकूमत को तूल दे दिया जाए। जमहूरी रवैया इसको कहते हैं कि आप अवाम से भागते हैं, अवाम के पास ये जाना नहीं चाहते। एक है जरदार गुल साहब, मैं यहाँ पे एक मेंशन जरूर करूंगा। देखिए, जब आपकी हुकूमत थी, आपने आगाज यहाँ से किया कि लोगों ने आपको मैंडेट दिया था, आपकी हुकूमत थी। अच्छा, वो भी जाहिर सी बात है इलेक्ट होकर ही आए थे, लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने फिर इत्तेहाद बना लिया, उन्होंने अदम एतमाद के तहत आप लोगों की हुकूमत खत्म कर दी। लेकिन जब ये खत्म हो रही थी हुकूमत, उससे पहले ये लोग भी तो इलेक्शन का मुतालबा आप लोगों से कर रहे थे ना। जो वक्त के हुक्मरान होते हैं, ऑब्वियस सी बात है उनकी आवाम में पकड़ कमजोर होती चली जाती है। उसकी वजह ये है बहुत सारे ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो कि आवाम के फेवर में नहीं होते, जिनको मुश्किल फैसले कहा जाता है। आपने भी तो इलेक्शंस नहीं करवाए थे ना। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, हमारा और इनके रवैयों में जमीन आसमान का फर्क है। हमें जब हुकूमत मिली, हमें जो हुकूमत मिली थी, उस हुकूमत के बीच में हमें तो पहले दिन इन्होंने कह दिया कि हम फेल हो चुके हैं। आपको पार्लियामान इनकी तकरीरें याद होगी, जिस तरीके से उन्होंने बदतमीजी किया था, डाइस के ऊपर उन्होंने छलांगे लगाई थी, फ्लाइंग किक्स मारते थे, औरतों को मारते थे, गाली गलौज करते थे, आईन को किताब को फाड़ देते थे। और अभी भी आपने उनकी हरकतें देखी, मैं वो बयान नहीं कर सकती, आप वो टीवी पे चला जिस तरह ये आईन की पंजाब असेंबली में जो तूफान बदतमीजी हुई है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उसके बाद अब एक ही पैमाना है ना पॉलिटिकल पार्टियों का। पॉलिटिकल पार्टी या तो ये लोग मान लेना कि ये माफिया हैं, ये बदमाशियां हैं, ये अवाम में जाने की काबिल नहीं है, इन्होंने अवाम के सर के ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत को पाकिस्तान को खत्म करना पड़े, खुदा न खास्ता चाहे अवाम की नफी करनी पड़े, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। तो ये फिर मान ले कि ये बदमाशियां, ये माफिया हैं, ये अवाम की ताकत के जरिए नहीं आए। जो जमहूरी मुल्क होता है, जो अवामी ताकत होती है, वही फैसला करती है कि अवाम किसको जो है वो ईवान में भेजेंगे। ईवान के अंदर अभी मैं देख रही थी कि इनके बड़े सीनियर सियासतदान फरमा रहे थे कि जिस ज़ल्म जो है वो पाकिस्तान को मशवरे दे रहा है इलेक्शन के, तो बंदा कहे कि जिसने वो जो साइफर पाकिस्तान के अंदर भिजवाया था, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत गिराई गई थी, और यही लोग उनके स्टूडेंट्स थे, यही लोग उनके आगे से मोहरे थे जिन्होंने जमीन फरोशी की थी, जिन्होंने बकरा मंडी लगाई थी, जिन्होंने मेरा मवेशी लगाया था। क्या वो इनका लड़का है? क्या वो इनका फूफा लगता है?
वो पाकिस्तान में इंटरफेरेंस नहीं थी। और अगर आप ज़ुल्म खलीलज़ाद कह दे या दुनिया की सारी लोग आपको कह दे, पाकिस्तान की सारी अवाम आपको कह दे कि अवाम के पास आपको फैसले के पास जाना चाहिए, आपको इलेक्शन के जरिए जो है वो कुर्सी के ऊपर आना चाहिए, तो इनको तमाम जो है वो लोग बुरे लगते हैं। ऐवान का तो ऐवान में तो मजाक हो रहा है इस वक्त। ऐवान जो है इनका पूरा ही नहीं है, तो ये कौन सा फैसले खाए? कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया, कभी कानून साजी तो चले हो सकती है, आइन में तरमीम नहीं कर सकते। और वो कानून साजी भी अगर पहले कोई फैसले हो चुके हैं, जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब का फैसला हो चुका है, जैसे नवाज शरीफ का फैसला हो चुका है, उन पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता, या फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जितने ये सुमोटो लिए थे या उसके बाद जितने भी चीफ जस्टिस साहब आए उन्होंने सुमोटो लिए थे, उस पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता और ये अदालत में चैलेंज भी हो सकता है। लेकिन आइन में तरमीम करने के लिए आपको ऐवान तो चाहिए ना पूरा। नहीं तो इस मतलब तो आ रहे हैं ये लोगों को बता रहे हैं इस तरीके से ये माफिया की तरह काम कहते, या में फैसला करो हमारे साथ मिल जाओ, नहीं मानते हैं जज साहिबान या कोई डिपार्टमेंट नहीं मानता तो फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनके नाजेबा वीडियो का जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। और वो जारी बात उसकी सरगना है जो पीडीएम के वक्त चला रही है मरियम नवाज साहिबा, उसका खासा ये नाजेबा वीडियो में जब भी मिलना हो तो पे कहते हैं इनको खत्म कर दो, फलाना फितना है, उसको एलिमिनेट कर दो, पाकिस्तान से बाहर निकाल दो, पाकिस्तान के लोगों को और हक नहीं कि किसी को चुने। तो ये किस किस्म की सोच है? इसका मतलब है कि ये तो दहशतगर्दों की तरह सोचते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं या हमें तो जाना नहीं चाहता है। ये आप बताएं कि किसके ऊपर फैसला होगा, चलो ये तो आपके कोई भी वो बता सकता है, खानदान बता सकता है उसके, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं वो क्रक्स तो इसका यही निकाल रहे हैं कि पीडीएम की जमातें नहीं जाना चाहती इलेक्शन में, वो अवाम में जाने की काबिल नहीं है, तो ये कितनी देर भागेंगे? अच्छा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जाहिर बात है वो पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं कि क्या फिर हर 5 साल बाद ऐसा होगा कि केपी और पंजाब में इंतखाबात पहले होंगे और उसके बाद फिर जनरल इलेक्शंस होंगे? और फिर उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि और जाहिर सी बात है पंजाब में अगर हुकूमत बना लेता उसका इन्फ्लुएंस होगा, जो जनरल इलेक्शंस होंगे उसमें इन्फ्लुएंस होगा। उन्होंने कहा यार माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ, तो अब ये एक नई रिवायत पड़ जाएगी। उनका कहने का मकसद तो सलमान बेहतर पे इसका तरीका है, इसका तो बड़ा अच्छा इसका सोल्यूशन है कि जी कि इन लोगों को चाहिए कि अभी जो जबरदस्ती पीडीएम की हुकूमत जो इस वक्त 22 किलोमीटर इस्लाम बनी हुई है, इसके जोर इस वक्त जबरदस्ती ऐवान को चला, जजेस को जो है धमका रहे हैं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, आवाम उसमें आटे की लाइनों में जो शहीद हो रही है, उसका तो सबसे बेहतर हल है कि इस वक्त ये छोड़ दें, इनके पास मैंडेट ही नहीं है। और मेरे ख्याल से भी इसमें पढ़ रहा था शरह सूद मजीद बढ़ा रहा है ना, अब आप सोचो महंगाई कहां जाएगी, 22% कर रहे हैं शायद। नहीं, महंगाई तो आपके सामने है, वो तस्वीरें देखी नहीं जाती, वो वीडियो, वो जो लाशें हमारे लोगों की पड़ी हुई थी, 14,000 जिस तरह के सचास प्रोग्राम में एक डिजिटल तरीका था, पावर कोर्सेज अगर आप नीचे होते आपको किसी सियासतदान के डेरे को पता नहीं पड़ता। सही है, याद रखिएगा ये बहुत बड़ा स्कैम होगा। ये 70 बिलियन से ज्यादा इस वक्त जो है ये लोग आटा इस वक्त ये कह रहे हैं बांट रहे हैं, जो इस वक्त बिल्कुल इसका कोई डेटा नहीं है, कोई पावर्टी स्कोर नहीं है, ये ट्रक खड़ा के अंदर आवाम को जलील करते हैं, आवाम शहीद हो जाते हैं। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। अजहर साहब काफी देर से खामोश हैं, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अजहर साहब ये बताइएगा, ये जो कानून पास किए जा रहे हैं ये कानून एप्लीकेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? क्योंकि जितने भी माहिर कानून से हम गुफ्तगू कर रहे हो तो कहते हैं जनाब ये आइन की तरमीम जो होती है चले वो समझ में आ जाती है और उसके लिए ऐवान का पूरा होना लाजमी होता है, लेकिन अगर आप कोई कानून बना रहे हैं वो एक तो पहली बात माजी पे एप्लीकेबल नहीं होगा और दूसरा वो अदालत में चैलेंज हो जाएगा। ऐसा है सर? सलमान साहब हमने वैसे देख लिया माशाल्लाह, आप वकील बन चुके हैं सर। आपकी सरबराही में सर। अच्छा नहीं, और ना लाइटर साइड अगर वैसे हकायक देखें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा पर कम निकले। क्या बात है सर, क्या बात। एक स्टेट्समैन होना चाहिए आदमी को। 13 सियासी जमातें अगर स्टेट्समैन होना नहीं सीख सकी तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है कि हमारी भागदौड़ एक ऐसे गुंडा लोगों के पास है, एक ऐसे कानून शिकन और आइन शिकन लोगों के हाथ में है जो स्टेट्समैन तो नहीं है कम से कम। देखें अब आर्टिकल 184(3) एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार देती है और पूरी दुनिया में इस तरह की प्रोविजन मौजूद हैं। उसने जैसे मिसाल के तौर पर एक रिव्यू की इख्तियार दे दिया है कि आप नजरसानी की दरखास्त दायर कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट अपील का इख्तियार खुद बाय इंटेंट नहीं दिया हुआ। क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला करती है तो वो फाइनल होता है
और पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है। चले मान ले आप चाहते हैं इसमें अपील आना चाहिए, मैं भी समझता हूँ आना चाहिए, तो उसके लिए आईनी तरमीम होगी जो आइन के आर्टिकल 184 में देगी। आप एक सब्सटेंटिव लॉ के जरिए एक स्टैट्यूट, और वो भी नहीं बन सकता। आर्टिकल 191 कहता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने बनाए, वो बने हुए हैं वहां पर। फिर आर्टिकल 70 जो बिल लेजिस्लेट करने की बात करता है, उसकी कहता है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की एंट्री 55 अगर देख लें तो एक्सक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो फिर भी नहीं बन सकता है। तो आपने, और अब एक जो फैसला जो मैंने पहले जिक्र किया था कि जिसका मैं समझता हूं बड़ा क्लैरिटी के साथ कि 2 मेंबर्स हैं और बाकियों ने सब ने वायलेशन की है, तौहीन की है 5 मेंबर बेंच का फैसला PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 306, जिसमें यह तय कर गया कि मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस है। आज खुद नोटिस चीफ जस्टिस ने लेना या बेंच लेना है। और जब ये वाला केस शुरू हुआ 1 मार्च का जो फैसला आया उसमें गुलाम महमूद डोगर का पहले केस आया, तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस सैयद मजार अली अकबर नकवी ने देखा कि ये तो ट्रांसफर पोस्टिंग ऐसे किए जा रहे हैं, निगरान हुकूमत का काम तो ये नहीं है। वहां पर एक सवाल फ्रेम किया गया और आज खुद नोटिस ले लिया गया, यानी तजवीज कर दिया गया और कहा इस पे, यानी उन जजेस ने माइंड अपना दे दिया, कह दिया कि यानी वहां अगर देखा जाए तो 2 जजेस ने तो मान लिया खुद नोटिस लेना था। 184(3) की जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज हो सकती है 5 मेंबर फैसले को सामने रखते हुए, तो 3 का अगर वो भी मान लिया जाए तो 5 मेंबर बेंच का फैसला फिर भी बनता है। पर ये जुरिस्प्रूडेंस नहीं है। 9 में से 5 रह गए, 9 में से 5 रह गए, इंटरम ऑर्डर कोई पास हुए, 5 जजेस 9 ने कहा कि अब नया बेंच बनेगा, नया बेंच बन गया, नया बेंच ने समाअत की, कोई सवाल ये नहीं आया उस वक्त, किसी वक्त नहीं। बाद में वो किस्तों में इमरान सीरीज की किस्तें जैसे निकलती होती है, किस्तों में निकल रहे हैं जनाब पहले एक जज कह देता है, दूसरा जज कह देता है, फिर डेटों का तयन देखे कैसा मिलता है, और फिर मरियम आके कहती है कि जो फैसले आए वो मेरा बयान नहीं है। फिर लोग तो सवाल करेंगे ना कि हुदैबिया पे पहले किसने फायदे दिए, किसने एडवांटेजेस दिए। फिर जो सवाल आ रहे हैं कि जजेस इनके अपने की बातें इस तरह की आ रही हैं, वो लेकिन तारीख कुछ ऐसी ही है कि जब लॉयर गवर्नमेंट शुरू हुई थी 2 मकसद थे, एक तो मुशर्रफ जनरल प्रोफेसर मुशर्रफ को आउट करना था, दूसरा जजेस भर्ती करने थे। अब मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले जजेस यहाँ पर मौजूद है। और सलमान साहब आप ये बात समझते हैं? वैसे मैं आपकी जाती राय जानना चाहता हूँ, आपको लगता है कि वाकई में इख्तियारात काफी ज्यादा हैं और ये इख्तियारात इतने नहीं होने चाहिए, या फिर इख्तियार 3 सीनियर तरीन जजेस के पास होना चाहिए? किस चीज पर सुमोटो लेना है? आपकी जाती राय क्या है? देखिए, मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ बता दूं आपको। देखें, नोटिस लेना फैसला लेना नहीं होता है। फैसला तो बेंच ने करना है आगे जाकर। यानी ये नहीं है कि जो नोटिस ले, और कई ऐसे खुद नोटिस है कभी लिए गए हैं वो डिस्पोज कर दिए गए हैं, अदालत ने कहा ये नहीं बनता है। 184(3) की कई पिटीशनें आई हैं, यानी ये सिर्फ एक नोटिस लेना है। अब नोटिस लेने के लिए 3 जज होने चाहिए, ये तो तौहीन होगी हमारे सुप्रीम कोर्ट की कि आप नोटिस लेनी है, आप नोटिस ही नहीं ले सकते किसी चीज का। अच्छा, मैं इसका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेता हूं ना। जरदाज गुल साहब भी है ना, मैं पूछ लेता हूं कि वो क्या सोचती है। जरदाज साहब, आप बताइए, आपके जहन में क्या एज अ पॉलिटिकल वर्कर आप क्या सोचती हैं? वाकई में ये दुरुस्त है? अच्छा, एक तो चीज है टाइमिंग की। लेट सपोज कि ये टाइमिंग आपने अपने लिए इस्तेमाल की है, इसलिए आपको ये ख्याल आया, वो गलत नहीं है, लेकिन जिस मौके पर आया वो गलत है। आपको क्या लगता है कि ये इख्तियारात ऐसे ही होने चाहिए, या ये इख्तियारात जो हुकूमत ने भी इकदाम उठाए ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका टाइमिंग होना जो अभी का है वो अपने लिए उन्होंने इस्तेमाल किया? क्या कहेंगे आप? देखिए सलमान, सबसे पहली बात तो ये है जो खुद सोमोटो के जरिए जो है ये पीडीएम की हुकूमत जरिए वो इस वक्त सोमोटो पे या खुद नोटिस पे इस वक्त इनकी चीखो पुकार बनती नहीं है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है अवाम के पास जाना, वोट लेना। अगर ये पॉलिटिकल जो जमातें हैं ये अवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, तो फिर कोई कबाड़ की दुकान खोले, कोई बदमाशी की दुकान खोले, कोई और काम कर ले, इसका मतलब है कि अमूर सियासत, अमूर मुमलिकत चलाना इनके बस की बात नहीं है। तीसरी बात ये है कि मैं तो लॉ की स्टूडेंट नहीं हूँ कि मैं कानून के मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूँ। मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये देखे सलमान, सिंपल सी बात है कि आखिरी साल है, चंद महीने रह गए हैं, अवाम कहती है कि पाकिस्तान का आपने बड़ा घर कर दिया, और जो सब 14 जमातें बैठी हुई हैं ये अवामी ताकत के जरिए नहीं आई है, ये रजीम चेंज के जरिए आई है। तो न ये कानून बना सकती है, न ये चीजें वो कर सकती हैं, अवाम के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं, न ये कुछ पैकेज दे सकती है, ना इनको हक है ईवान चलाने का, ना इनको हक है कि ये किसी कौमी इदारे के ऊपर, स्टेट के इदारे के ऊपर जो है वो तनकीद करे।
सिंपल सी बात है, इनका काम था इंटरनल सेटअप का काम कि वो जो है वो इलेक्शन करवाए। और अगर मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि सुबह में और ऊपर जो है वो इकट्ठे हुकूमत होनी चाहिए, सॉरी इलेक्शन होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, छोड़ दे इस हुकूमत को। और कोई रास्ता निकल सकता है? व्हाट डू यू थिंक? अगर ये कंसेंसस की भी बात की गई थी, लेकिन अब तो खैर आज बाज़ाब्ता तौर पर ये कह दिया गया खान साहब से कोई बात नहीं की जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है, शहबाज शरीफ साहब ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस में कह दिया कि भाई जब तक माफी नहीं मांगेंगे बातचीत नहीं होगी। और उस वक्त कहा गया जब खान साहब ने कहा था कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, आईनी और कानूनी हुदूद के अंदर रहते हुए आइन की बुनियादों पर बात होगी, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। तो अब क्या कोई रास्ता है बात का, अब नहीं है भाई, दरवाजे बंद, कश्तियां जला दी? सलमान नहीं सलमान, सिंपल सी बात है, खान साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं या अदालत में भी गए हैं, हमारा क्या कोई, हमने अपने केस तुम माफ करवाने, हमने कोई चोरी की, मनी लॉन्ड्रिंग की, खान साहब ने कौन से केसेस अपने माफ करवाए या हमने एज ए पॉलिटिकल पार्टी? हम तो सिर्फ एक इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया है, वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को उसके वोट के हक से आप में नहीं रख सकते। सही है। दूसरी तरफ 14 जमातें हैं, कह हमने अवाम को उसके हक से राय दही से महरूम करना है। अभी आप बदमाशिया का और पॉलिटिकल लोगों का आप फर्क है वो सामने देख लें। दूसरी बात ये कि मैं खुद एज ए कोर कमेटी मेंबर और पीटीआई के मेंबर, मैं ये समझती हूँ कि बदमाशों से, चोरों से, डाकों से हम किस तरह जो है वो टेबल के ऊपर बैठे, हम किस तरह, आप देखिए, आप पॉलिटिकल लोगों से बातचीत कर सकते हैं ना, आप बदमाशों से, चोरों से, लुटेरों से किस तरह वो कर सकते हैं जो स्टेट की ताकत को इस्तेमाल करते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें थोड़ा आप जब आप तालिबान से बैठ के बात करने के लिए तैयार थे तो आप तो इनसे भी बात करने, क्योंकि उससे अवाम आपको रास्ता निकालेंगे ना। लेट सपोज आप इकोनॉमी का सत्यानाश होकर रखा हुआ है, अब ठीक है, अब आप ही अलग हैं, बाकी तमाम जमातें तो एक साइड पे बैठी हुई हैं, चले आप भी बैठ जाओ और एक कंसेंसस के तहत एक आप बाकायदा तौर पर मंदरजात तैयार कर लें। भाई ये है, किसी की भी हुकूमत होगी, पीटीआई की होगी, XYZ किसी की भी होगी, चलना इसी के तहत है। वो स्टेट वाला मामला होगा, वो गवर्नमेंट वाला मामला नहीं होगा। नहीं, ये डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, हम तो बार बार एक ही बात करें ना, अवाम की ताकत से जो हुकूमत आएगी वो फैसला करेगी। फॉर एग्जाम्पल, कल परसों से आप ये सर्कुलेशन आप देख रहे हैं कि जो हमें कहते थे कि हम यहूदी हैं और हम ये पता, और हमारी पार्टी के ऊपर या हमारे ऊपर एक बाकायदा एक अटैक किया जाता था, हमें यहूदी एजेंट कहा जाता था। अब मौलाना फजल रहमान किधर चला गया, किधर चली गई है सारी पॉलिटिकल 14 जमात के पक्ष, जिसमें बाकायदा एक सर्कुलर आपको नजर आ रहा है कि वहाँ पे हमारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जो है वो इसराइल पहुंच गई है। तो जहाज भी आ रहे थे ना, वो वाली खबरें भी चली थी। खैर चले, थैंक यू सो मच। क्या ये हमें देंगी? तो ये पॉलिटिक फैसले, ये तो वो स्टेट का जो पॉलिटिकल हुकूमत इलेक्ट होकर, थैंक यू सो मच। जरताज लोग साहब हमारे साथ मौजूद है, इसलिए मैं माजरत कहूंगा आपसे। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे मेहमान मौजूद है। आप सबका बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह कल 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।